अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो केमिकल बॉन्डिंग के आज के इस लेक्चर में जो हमारा टॉपिक है दैट्स लैट्स एनर्जी। तो हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी आयनिक बॉन्ड की, फिर फेवरेबल कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, और वो बॉर्न-हैबर साइकिल हमने डिस्कस किया लास्ट क्लास में। फिर हमने बोला था कि हम नेक्स्ट क्लास में लैट्स एनर्जी की बात करेंगे। तो आज इस क्लास में हम इसको डिटेल में देख लेते हैं कि लैट्स एनर्जी है क्या, इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है और इसकी एप्लीकेशंस क्या है। तो मैंने लैट्स एनर्जी का स्टेटमेंट यहाँ पे लिख के रखा है। इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड when 1 mole of solid ionic compound is formed from its gaseous constituent ions। तो पहले तो यहां पे देख लीजिए, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड। ये रिलीज होगी कब? जब 1 मोल, when 1 mole of solid ionic compound, जब 1 मोल सॉलिड आयनिक कंपाउंड आप बनाओगे, कहां से? गैसियस कॉन्स्टिट्यूएंट आयन से। मतलब मैंने किसी आयनिक कंपाउंड का 1 मोल बनाना है। मान लीजिए NaCl है, अक्सर हम NaCl ही लेते हैं। तो NaCl सॉलिड है, इसका 1 मोल बनाना है। कहां से बनाना है? गैसियस कॉन्स्टिट्यूएंट आयन से। तो गैसियस आयन्स ले लीजिए, तो Na पॉजिटिव गैस प्लस Cl नेगेटिव गैस। तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है? इस रिएक्शन में 1 मोल सॉलिड आयनिक कंपाउंड बन रहा है फ्रॉम द गैसियस आयंस, गैसियस कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस। और इस रिएक्शन में, इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होगी, उस एनर्जी को हम बोलते हैं लैट्स एनर्जी। तो अगर मैं यहां पे इसका वैल्यू मुझे याद है, इसकी जो लैट्स एनर्जी है दैट्स -788 किलो जूल्स पर मोल। तो इसका ये मतलब हो गया, माइनस मतलब रिलीज, तो इसका ये मतलब हो गया कि जब 1 मोल सॉलिड आयनिक कंपाउंड आप बनाओगे फ्रॉम द गैसियस आयंस, तो इतनी एनर्जी रिलीज होगी। इसको बोलने का एक और तरीका भी है, अगर आप उल्टा लिखोगे, अगर आप इस रिएक्शन की डायरेक्शन चेंज करोगे, ऐसे NaCl सॉलिड को कन्वर्ट करोगे Na पॉजिटिव गैस प्लस Cl नेगेटिव गैस, तो रिएक्शन तो सेम है, खाली डायरेक्शन हमने चेंज की। तब यहां पे आप कर सकते हो, इसकी लैट्स एनर्जी का यहां पे जो वैल्यू आएगा इट विल बी +788 किलो जूल्स पर मोल। तो यहां पे क्या कर रहे हैं? यहां पे 1 मोल सॉलिड आयनिक कंपाउंड हम डिसोसिएट कर रहे हैं इनटू द गैसियस कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस, तब एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। तो अगर हम लैट्स बना रहे हैं, अगर हम आयनिक कंपाउंड का लैट्स बना रहे हैं फ्रॉम द गैसियस कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस, तब रिलीज होगी। लेकिन अगर आप सॉलिड आयनिक कंपाउंड को डिसोसिएट कर रहे हो गैसियस आयंस में, तब एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, तो ये तो होगी लैट्स एनर्जी। तो लैट्स एनर्जी हो गया, अब 1 मोल सॉलिड आयन कंपाउंड बनाना है आयन से, गैसियस आयन से, तो कितनी रिलीज होगी, या 1 मोल सॉलिड आयनिक कंपाउंड को गैसियस आयन में डिसोसिएट करना है, तो कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। अब इस लैट्स एनर्जी को कैलकुलेट कैसे करते हैं? लैट्स एनर्जी को हम नॉर्मली डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं करते, लैट्स एनर्जी को हम इनडायरेक्टली कैलकुलेट करते हैं। बॉर्न-हैबर साइकिल जो हमने लास्ट क्लास में किया था, वो बॉर्न-हैबर साइकिल, तो उसमें वो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आया था, वो सम ऑफ द 5 एंथैल्पीज, तो टोटल में वहां पे 6 एंथैल्पीज थी। तो अगर आपको बाकी सभी एंथैल्पीज पता है, हम लैट्स एंथैल्पी या लैट्स एनर्जी निकाल सकते हैं। तो हम इसको इनडायरेक्टली निकालते हैं लैट्स एनर्जी से। लेकिन हम इसको थ्योरेटिकली, एक इक्वेशन है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं बॉर्न-लैंड इक्वेशन, तो उसको भी यूज करके हम लैट्स एनर्जी निकाल सकते हैं। लेकिन वो हमारे सिलेबस में है नहीं, तो हम वो यूज नहीं करेंगे बॉर्न-लैंड इक्वेशन। लेकिन हम जब भी कैलकुलेट करेंगे, जब भी क्वेश्चंस आएंगे, वो बॉर्न-हैबर साइकिल पे आएंगे। अब हमने नेक्स्ट टॉपिक क्या देखना है यहां पे लैट्स एनर्जी में? क्या देखना हमने? अब देखना है कि ये जो लैट्स एनर्जी है किसी भी आयनिक कंपाउंड के लिए, ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है। तो टॉपिक है हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग द लैट्स एनर्जी। तो जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जिन पे लैट्स एनर्जी डिपेंडेंट है, वो क्या क्या है? एक तो चार्ज आएगा, आयंस पे चार्ज कितना है, आयंस का साइज कितना है, लैट्स का स्ट्रक्चर क्या है, आयंस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। लेकिन हम वो सारे फैक्टर्स नहीं करेंगे, वो तो बॉर्न-लैंड इक्वेशन में आ जाते हैं। लेकिन हम यहां पे करेंगे 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, वन इज चार्ज, सेकंड इज साइज। तो टॉपिक है हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग लैट्स एनर्जी। ठीक है, तो जो फर्स्ट फैक्टर है दैट इज द चार्ज ऑफ आयंस।
आयंस पे चार्ज कितना है, तो क्या लगता है जरा मुझे बोलिए, चार्ज जितना ज्यादा होगा लैट्स एनर्जी उतनी ज्यादा होगी कि कम? आयंस पे जितना ज्यादा चार्ज होगा ना, मान लीजिए यहां पे मेरे पास है Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इस पे 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव है। मेरे पास आप रख दीजिए MgO, इस पे 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव है। तो यहां पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है वो तो कम होगी, यहां पे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन उतनी ज्यादा होगी, तो लैट्स उतना ज्यादा स्टेबल होगा, एनर्जी रिलीज उतनी ज्यादा होगी। तो लैट्स एनर्जी कब ज्यादा होगी? अब चार्ज ज्यादा कि कम? ज्यादा। तो मतलब चार्ज और लैट्स एनर्जी में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो जो चार्ज आयंस पे जितना ज्यादा होगा, चार्ज आयंस पे जितना ज्यादा होगा, लैट्स एनर्जी उस आयनिक कंपाउंड की भी उतनी ज्यादा होगी। और जो लैट्स एनर्जी है दैट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज, प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस ऑन द आयंस। तो अगर आप इसको ऐसे लिख सकते हो Z पॉजिटिव इंटू Z नेगेटिव, हम अक्सर Z पॉजिटिव Z नेगेटिव बोलते हैं, चलो वही लिख देते हैं। सो जो लैट्स एनर्जी है दैट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, किस पे? कैटाइन पे चार्ज कितना है और एनाइन पे चार्ज कितना है, उनके चार्जेस का प्रोडक्ट जितना ज्यादा होगा लैट्स एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। तो यहां पे जो Z पॉजिटिव है दैट इज द चार्ज ऑन कैटाइन, चार्ज ऑन कैटाइन, और जो Z नेगेटिव Z नेगेटिव है दैट इज द चार्ज ऑन एनाइन। ठीक है, तो जरा मुझे बोलिए किस में अब लैट्स एनर्जी ज्यादा होगी? NaCl में लैट्स एनर्जी ज्यादा होगी कि MgO में लैट्स एनर्जी ज्यादा होगी? एज पर चार्ज किस में लैट्स एनर्जी ज्यादा होगी? MgO में। जरा अगर चार्ज के हिसाब से इनकी लैट्स एनर्जीज में रेशो निकालोगे कितना आएगा? NaCl में आएगा इस पे 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, 1:1, 1:1 1 ही हो गया। तो इसमें चार्ज कितना है? 2, इस पे भी 2, 2:2 हो गया 4। तो अगर आप लैट्स एनर्जी का रेशो निकालना चाहते हो इनके सब NaCl एंड MgO विद रिस्पेक्ट टू चार्ज, साइज छोड़िए वो बात की बात है, विद रिस्पेक्ट टू चार्ज, तो इनका जो रेशो आएगा दैट इज 1:4। किस किस के बीच में? NaCl और MgO के बीच में जो लैट्स एनर्जी का रेशो आएगा दैट्स 1:4 विद रिस्पेक्ट टू चार्ज, बिकॉज 1:1, 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, 1:1 हो गया 1, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, 2:2 हो गया 4। सो द रेशो ऑफ द लैट्स एनर्जीज विद रिस्पेक्ट टू चार्ज इज 1:4। तो ये गया फर्स्ट फैक्टर। सो लैट्स एनर्जी चार्ज पे भी डिपेंडेंट है, तो चार्ज के साथ इसकी डायरेक्ट रिलेशनशिप है। व्हाट इज द सेकंड फैक्टर ऑन विच दिस लैट्स एनर्जी डिपेंड्स? तो सेकंड फैक्टर जो है दैट इज द साइज ऑफ द आयंस। सेकंड फैक्टर जिस पे लैट्स एनर्जी डिपेंडेंट है दैट इज साइज ऑफ आयंस पे। ठीक है ना? क्या लगता है असल में साइज ऑफ द आयंस बेसिकली जो लैट्स एनर्जी है दैट डिपेंड्स अपॉन द इंट्रायनिक डिस्टेंस। अगर मैं यहां पे दो आयंस लूं, उनका साइज चलो थोड़ा सा कम रख दीजिए, ये कैटाइन रख दीजिए, एनाइन रख दीजिए, यहां पे दो बड़े कैटाइन्स और एनाइन्स रख दीजिए। ये आपके पास कैटाइन है, ये एनाइन है, मैंने चलो सेम साइज रखा है इनमें। तो यहां पे जो साइज, यहां पे जो यहां से यहां तक जो है इट इज इंटरआयनिक डिस्टेंस। तो आयंस का साइज कम है तो इंटरआयनिक डिस्टेंस भी कम है। तो यहां पे जो साइज है वो ज्यादा है, तो यहां से यहां तक जो इंटरआयनिक डिस्टेंस है वो ज्यादा है। तो साइज अगर आयंस का बड़ा है ना, ये कैटाइन का रेडियस हो गया, ये एनाइन का रेडियस हो गया, और जो इंटरआयनिक डिस्टेंस होती है ना यहां से यहां तक जो इंटरआयनिक डिस्टेंस है दिस इज R पॉजिटिव प्लस R नेगेटिव। तो जो दो आयंस के बीच में जो इंटरआयनिक डिस्टेंस होती है दैट्स इक्वल द रेडियस ऑफ द कैटाइन प्लस रेडियस ऑफ द एनाइन। यहां पे भी जो इंटरआयनिक डिस्टेंस है दैट्स रेडियस ऑफ द कैटाइन प्लस रेडियस ऑफ द एनाइन। तो अगर रेडियस ऑफ द कैटाइन एंड एनाइन कम है तो इंटरआयनिक डिस्टेंस भी कम, अगर रेडियस बड़ा है तो इंटरआयनिक डिस्टेंस भी ज्यादा। तो इंटरआयनिक डिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी मतलब आयंस उतना दूर है, तो उनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है वो कम होगी। और इंटरआयनिक डिस्टेंस साइज कम, इंटरआयनिक डिस्टेंस कम, मतलब आयंस नजदीक है, तो उनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है वो ज्यादा होगी। तो क्या लगता है साइज के साथ क्या रिलेशनशिप है? तो आयनिक साइज जितना बड़ा होगा, आयनिक साइज जितना बड़ा होगा, इंटरआयनिक डिस्टेंस उतनी ज्यादा होगी, अट्रैक्शन उतनी कम होगी, तो लैट्स एनर्जी भी कम होगी।
तो साइज के साथ इनवर्स रिलेशनशिप है, तो साइज जिनका बड़ा होगा लेट्स एनर्जी उतनी कम होगी। तो फिर अगर मैं यहां पे लिख के रख दूं जिससे आपको आइडिया आएगा, तो लेट्स एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इसे पहले लिखा था लेट्स एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस ऑन द आयंस Z पॉजिटिव इंटू Z नेगेटिव। यहां पे लेट्स एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटर आयनिक डिस्टेंस, दो आयंस के बीच में इंटर आयनिक डिस्टेंस कितनी है, इसके साथ इनवर्स रिलेशनशिप है, क्योंकि दो आयंस के बीच में डिस्टेंस ज्यादा, अट्रैक्शन कम, तो लेट्स एनर्जी भी कम हो गई। लेकिन अगर आप इस इंटर आयनिक डिस्टेंस को इन टर्म्स ऑफ कैटायनिक एंड एनायनिक रेडियस लिखोगे, तो आप क्या लिखोगे, लेट्स एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R पॉजिटिव प्लस R नेगेटिव, प्रोडक्ट नहीं एडिशन है, तो लेट्स एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R पॉजिटिव रेडियस ऑफ द कैटायन प्लस रेडियस ऑफ द एनायन, और ये जो R पॉजिटिव प्लस R नेगेटिव है इसी को बोलते हैं इंटर आयनिक डिस्टेंस, तो R पॉजिटिव अलग से लिख दीजिए, इट इज रेडियस ऑफ कैटायन, और जो R नेगेटिव है दैट इज द रेडियस ऑफ द एनायन। ठीक है, तो यही दो फैक्टर्स मेन फैक्टर्स हैं जिन पे लेट्स एनर्जी डिपेंडेंट है। तो चार्ज के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है, साइज के साथ इनवर्स रिलेशनशिप है। इनके बगैर भी कुछ फैक्टर्स है जिन पे लेट्स एनर्जी डिपेंडेंट है, जैसे उस आयनिक कंपाउंड का जो सॉलिड है उसका स्ट्रक्चर कैसे, वहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, उन आयंस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, लेकिन वो हमने यहां पे हमारे सिलेबस में नहीं है। हमने बस दो ही फैक्टर्स को डिस्कस करना है जिन पे हमारे क्वेश्चंस आएंगे, एक तो चार्ज पे, दूसरा साइज पे। तो क्या है, चार्ज के साथ क्या रिलेशनशिप है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है, और साइज के साथ इनवर्स रिलेशनशिप है। तो अगर इसको मैं एक साथ लिखूं, यहां पे एक साथ लिख के रखें, तो लेट्स एनर्जी इज नाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z पॉजिटिव इंटू Z नेगेटिव, तो इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है, आयंस पे चार्ज कितना है डिवाइडेड बाय R पॉजिटिव प्लस R नेगेटिव, तो ये आप याद रखिए। वैसे ये बॉर्नलैंड इक्वेशन में भी है, लेकिन वो बॉर्नलैंड इक्वेशन थोड़ा बड़ी सी इक्वेशन है, उसका एक पार्ट है, उसमें भी यही है, लेकिन उसका एक पार्ट है, मतलब जिसमें चार्ज और साइज के दो फैक्टर्स हैं, लेकिन जो बाकी फैक्टर्स हैं बॉर्नलैंड इक्वेशन में वो फैक्टर्स भी हैं, उनके पैरामीटर्स भी हैं, लेकिन हमने वो नहीं पढ़ने, हम बस ये दो फैक्टर्स याद रखेंगे। अब ये वाली एक्सप्रेशन यूज करके हम लेट्स एनर्जी के ऑर्डर्स दे सकते हैं। तो अगर मैं यहां पे कुछ सिंपल सी दो चार एग्जांपल्स रखूं जहां पे आप मुझे लेट्स एनर्जीज के ऑर्डर्स दोगे, किसकी लेट्स एनर्जी ज्यादा है, किसकी लेट्स एनर्जी कम है, तो मैं कुछ एग्जांपल्स रख देता हूं। लेट्स एनर्जी ऑर्डर, किस में ज्यादा किस में कम, तो फर्स्ट यहां पे रख दीजिए, आप रख दीजिए लिथियम फ्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड। जरा बोलिए किसकी लेट्स एनर्जी ज्यादा होगी, सिंपल है ना। लेकिन कभी कभार क्या होगा, आपको कुछ एग्जांपल्स में डाउट होगा, आपको चार्ज के हिसाब से एक ऑर्डर आएगा, साइज के हिसाब से डिफरेंट ऑर्डर आएगा। तो जब भी आप ऐसे ऑर्डर्स देखोगे, पहले आप चार्ज देखा कीजिए, उसके बाद साइज, बिकॉज अक्सर जो एग्जांपल्स हमारे पास होती है उनमें चार्ज डोमिनेंट होता है, चार्ज इज डोमिनेंट ओवर साइज, डोमिनेंट ओवर साइज, ठीक है, आयनिक साइज। तो अगर आपको चार्ज के हिसाब से एक ऑर्डर आ रहा है, साइज के हिसाब से डिफरेंट ऑर्डर आ रहा है, वी हैव टू गो विद चार्ज। चार्ज ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, डोमिनेंट फैक्टर है ओवर साइज। चार्ज देख लीजिए इस एग्जांपल में, इसमें तो +1 -1 +1 -1 +1 -1, तो चार्ज तो हर जगह सेम है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 1 + 1 - हर जगह, तो चार्ज के हिसाब से सेम है। अब साइज जरा देख लीजिए, यहां पे लिथियम लिथियम लिथियम, कैटायन का साइज तो सेम है, तीनों में कैटायन सेम है, लेकिन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, तो ऑब्वियसली ब्रोमीन का साइज ज्यादा है, तो ब्रोमीन का साइज अगर ज्यादा है तो ब्रोमीन, एनाइन का साइज यहां पे बड़ा है, तो ब्रोमीन का साइज अगर ज्यादा है तो इंटरआयनिक डिस्टेंस ज्यादा होगी, तो इंटरआयनिक डिस्टेंस अगर ज्यादा है तो लेट्स एनर्जी कम होगी। या सिंपली आप ऐसे याद रखिए कि साइज बड़ा होगा तो लेट्स एनर्जी कम होगी, तो इसकी लेट्स एनर्जी कम होगी, किसकी ज्यादा होगी, लिथियम फ्लोराइड की। क्यों लिथियम फ्लोराइड की क्यों ज्यादा होगी, बिकॉज वहां पे फ्लोरीन F नेगेटिव का साइज कम है देन Cl नेगेटिव देन Br नेगेटिव।
चलो अभी नहीं आया समझ तो एक और रख देते हैं। यहां पे रख दीजिए आप, अब कैटाइन डिफरेंट रख दीजिए, यहां पे रख दीजिए लिथियम फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड, पोटेशियम फ्लोराइड। आसान है ना। तो पहले क्या देखोगे, फिर से चार्ज प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, बिकॉज अल्कली मेटल्स हैं, तीनों पे प्लस वन प्लस वन प्लस वन होगा। हैलोजेंस सेम है, फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन। अब चार्ज तो सेम है, डायरेक्टली साइज पे आइए। यहां पे फ्लोरीन कॉमन है तो उसका साइज सेम होगा, लेकिन यहां पे लिथियम पॉजिटिव, यहां पे सोडियम पॉजिटिव, यहां पे पोटेशियम पॉजिटिव, तो पोटेशियम पॉजिटिव का साइज ज्यादा होगा तो इंट्राइनिक डिस्टेंस ज्यादा होगी, लैट्स एनर्जी कम होगी। तो किसकी ज्यादा होगी? लिथियम फ्लोराइड की। आ रहा है समझ के नहीं? थर्ड एग्जाम्पल कर लेते हैं, एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं। यहां पे आप रख दीजिए NaCl, यहां पे रख दीजिए MgCl2, यहां पे रख दीजिए AlCl3। जरा मुझे बोलिए किस में लैट्स एनर्जी ज्यादा होगी? तो पहले क्या देखना है, चार्ज के साइज? नहीं, चार्ज इंपॉर्टेंट है, साइज तो बाद की बात है। तो यहां पे +1 -1, क्योंकि अल्कली मेटल हैलोजन। मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी है? इलेक्ट्रोवैलेंसी 2 +2, दो क्लोरीन्स पे -1 करके -2 आएगा, लेकिन हमें एक आयन का चार्ज देखना होता है, एक क्लोरीन पे -1। AlCl3 पे, एल्युमिनियम पे +3, हर एक क्लोरीन पे -1। ठीक है ना। अब जरा खुद ही बोलिए किसकी लैट्स एनर्जी? साइज पे हम नहीं जाएंगे ना हम, क्योंकि जब चार्ज है तो अगर चार्ज सेम होता फिर हम साइज पे जाते हैं। वैसे इसमें साइज भी, एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव का साइज भी कम होगा, इसका चार्ज ज्यादा है, तो चार्ज अगर ज्यादा है तो लैट्स एनर्जी ज्यादा होगी। एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव का मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव और Na पॉजिटिव से साइज कम होगा, तब भी लैट्स एनर्जी ज्यादा होगी। लेकिन मैं कह रहा हूं चार्ज अगर है तो साइज पे जाने की जरूरत नहीं है। तो अब चार्ज ज्यादा है ना, तो अट्रैक्शन ज्यादा होगी, लेट्स एनर्जी भी ज्यादा होगी। ठीक है, फिर इस ऐसे क्वेश्चंस फिर एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं ऐसी एग्जांपल्स में, तो फिर वहां पे लिखा होता है लेट्स एज्यूम कि इनका आयनिक रेडियस सेम है। सेम नहीं है, लेट्स एज्यूम सोडियम मैग्नीशियम एंड एल्युमिनियम का साइज सेम है, कंपेरेबल है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, क्लोरीन का तो साइज सेम है ही। तो लैट्स एनर्जी के ऑर्डर्स बोलिए जरा, लैट्स एनर्जी का ऑर्डर कितना आएगा? अगर साइज सेम है तो ये वाला फैक्टर तो सेम है, फिर खाली चार्ज इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे कितना आएगा? Z पॉजिटिव Z नेगेटिव 1:1 हो गया 1, 2:1 हो गया 2, 3:1 क्या हो गया 3। तब इनकी लेट्स एनर्जीज का जो ऑर्डर आएगा वो 1:2:3 आएगा, इफ हम क्या एज्यूम कर रहे हैं कि इनका आयनिक रेडियस सेम है। या कभी चार्ज सेम हो सकता, आयनिक रेडियस का साइज डिफरेंट होगा, कुछ गिवन होगा, आपको लेट्स एनर्जीज के ऑर्डर्स निकालने होंगे। मैं अभी रखूंगा, 1-2 क्वेश्चंस रखूंगा जिनसे आपको ये क्लियर होगा, लेकिन फिलहाल ऑर्डर्स दे दीजिए। तो तीनों में इसकी लेट्स एनर्जी ज्यादा होगी। आपको अब क्वेश्चंस ऐसे आएंगे कि नहीं? मैं 1-2 एग्जांपल्स और रखूं? चलो 1-2 बस, ज्यादा नहीं, फिर आपको खुद ही आएंगे। 2 ही फैक्टर्स देखने हैं। तो फोर्थ एग्जांपल जो हमारे पास है यहां पे, दैट इज NaF MgO एंड AlN। जरा बोलिए किसकी लेट्स एनर्जी ज्यादा? पहले क्या देखना है? फिर से चार्ज +1 -1, आप ही बोलिए ना, मैं सुनूंगा। +2 -2, यहां पे एल्युमिनियम नाइट्राइड क्या आएगा? एल्युमिनियम की वैलेंसी कितनी है? 3, +3 -3। तो सिंपल सी एग्जांपल है, चार्ज जहां पे ज्यादा होगा लेट्स एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक है, अब जरा मुझे बोलिए, अगर यहां पे भी मैं इससे पहले वाली एग्जांपल में मैंने क्या बोला था? लेट्स एज्यूम आयनिक साइज सेम है, कैटायंस का साइज भी सेम है, जो है नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूं एज्यूम करेंगे कैटायंस और एनायंस का साइज सेम है और क्रिस्टल स्ट्रक्चर भी सेम है। फिर एज पर द चार्ज व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द लेट्स एनर्जी? खुद ही बोलिए, जल्दी जल्दी बोलिए। 1:1, 1, 2:2, 4, 9। तब लेट्स एनर्जी का जो ऑर्डर आएगा 1:4:9। तो मतलब एल्युमिनियम नाइट्राइड की जो लेट्स एनर्जी होगी वो 9 टाइम्स होगी देन द लेट्स एनर्जी ऑफ सोडियम फ्लोराइड इफ देयर आयनिक रेडियस आर सेम। ठीक है ना। अब आएंगे ऐसे क्वेश्चन। चलो लास्ट एग्जांपल इसमें रख देते हैं। तो लास्ट एग्जांपल एक रख दीजिए और Li2O एंड यहां पे रख देते हैं LiF।
जब बोलिए किसकी लाइट्स एनर्जी ज्यादा है। यहां पे लिथियम ऑक्साइड, लिथियम फ्लोराइड, पहले क्या देखना है, चार्ज के साइज, पहले चार्ज देखना है। तो यहां पे +1, एक लिए, दोनों पे नहीं देखना, एक पे देखना है। एक पे लिथियम पे +1, ऑक्सीजन पे क्रिस क्रॉस कीजिए, -2 आएगा, या ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 होती है। यहां पे तो +1, यहां पे -1, तो कितना आएगा, यहां पे तो चार्ज ज्यादा है 2, यहां पे तो लिथियम तो सेम है, लेकिन यहां पे ऑक्सीजन पे -2, यहां पे फ्लोरीन पे -1, तो यहां पे -2 है, अट्रैक्शन ज्यादा होगी, तो लाइट्स एनर्जी ज्यादा होगी। आया समझ के नहीं? तो क्या किया हमने अभी तक लाइट्स एनर्जी का स्टेटमेंट दिया, और लाइट्स एनर्जी के दो फैक्टर्स दिए जिन पे लाइट्स एनर्जी डिपेंडेंट है। एक तो मैंने बोला चार्ज, एंड दूसरा मैंने दिया साइज, और फिर कुछ एग्जांपल्स, 5 एग्जांपल्स मैंने दी जिनमें हमने ऑर्डर दिया कि किसकी लाइट्स एनर्जी ज्यादा, किसकी लाइट्स एनर्जी कम। तो अब मैं 1-2 क्वेश्चंस रख देता हूं जिनमें रेशो टाइप एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, लाइट्स एनर्जीज के रेशो दे दीजिए। मैं 2 क्वेश्चंस रख देता हूं जिसको आप करके दोगे। तो मैंने अब ये 2 क्वेश्चंस रखे हैं लाइट्स एनर्जी के ऑर्डर्स पे, बहुत सिंपल से 2 क्वेश्चंस हैं, आपको ये खुद करना आ जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने रखा है, NaCl एंड CaO हैव द सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर, तो ये फैक्टर तो मैंने सेम रखा, स्ट्रक्चर दोनों का सेम है, एंड अप्रोक्सीमेटली द सेम आयनिक रेडियस, तो मैं कह रहा हूं दोनों में जो आयनिक रेडियस है वो भी अप्रोक्सीमेटली सेम है, Na और कैल्शियम का सेम है, Cl ये बिल्कुल सेम नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में लिखा है कि अप्रोक्सीमेटली सेम है। इफ U इज द लाइट्स एनर्जी ऑफ NaCl, अगर NaCl की लाइट्स एनर्जी U है, देन द अप्रोक्सीमेट लाइट्स एनर्जी ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड विल बी, तो अगर आयनिक रेडियस सेम है, देन लाइट्स एनर्जी विल बी डिसाइडेड ओनली बाय द प्रोडक्ट ऑफ Z पॉजिटिव इनटू Z नेगेटिव, तो इनका प्रोडक्ट देखना पड़ेगा। यहां पे लाइट्स एनर्जी का कितना आएगा, NaCl का जो प्रोडक्ट आएगा, NaCl अगर लाइट्स एनर्जी देखोगे कितना आएगा लाइट्स एनर्जी, तो 1:1 हो गया 1। तो लाइट्स एनर्जी अगर आपने निकालनी है किसकी, कैल्शियम ऑक्साइड की, तो कैल्शियम पे +2, ऑक्सीजन पे -2, तो Z पॉजिटिव Z नेगेटिव कितना आएगा, 2 × 2 4। सो व्हाट इज द रेशो ऑफ द लाइट्स एनर्जीज, द लाइट्स एनर्जीज का जो रेशो NaCl एंड CaO में आएगा वो 1:4 आएगा। सो मतलब अगर इसकी लाइट्स एनर्जी 100 होगी तो इसकी 400 होगी, अगर इसकी x है तो इसकी 4x होगी। अब लेकिन क्वेश्चन में लिखा है इफ लाइट्स एनर्जी ऑफ NaCl इज U, तो अगर इसकी U 1U है तो इसकी 4U होगी, ठीक है ना। तो इतना नहीं करना था, ये तो जल्दी जल्दी कर लेते। अब आयनिक रेडियस अगर सेम है तो खाली चार्ज पे डिपेंडेंट है फिर, तो यहां पे 1:1 1 आ जाता, यहां पे 2:2 4 आ जाता, तो अगर इसका ये वैल्यू U है तो इसका वैल्यू 4U होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं। अब जो दूसरा क्वेश्चन है आप जरा वो देख लीजिए कि आपको वो खुद करना आएगा कि नहीं। तो क्या लिखा है जरा पढ़ लीजिए। लिखा है कैलकुलेट रेशो ऑफ लाइट्स एनर्जी ऑफ NaCl और कैल्शियम क्लोराइड इफ द इंटरआयनिक डिस्टेंस इन CaCl2 इज ट्वाइस दैट ऑफ NaCl। तो इस क्वेश्चन में चार्ज भी डिफरेंट है और इंटरआयनिक डिस्टेंस भी डिफरेंट है, तो दोनों देखने पड़ेंगे। तो फिर मैंने NaCl और कैल्शियम क्लोराइड के लाइट्स एनर्जीज का रेशो देखना है, ठीक है ना। तो अब अगर यहां पे मैं दोनों एग्जांपल्स ले लेता हूं, NaCl भी ले लेता हूं, दूसरी एग्जांपल है CaCl2 भी ले लेता हूं। तो पहले जरा चार्ज देख लीजिए, सोडियम पे +1, यहां पे -1, कैल्शियम पे +2, क्लोरीन पे -1, एक क्लोरीन पे -1। फिर चार्ज तो हो गया, और डिस्टेंस कितना है लिखा नहीं है, लेकिन लिखा है इफ द इंटरआयनिक डिस्टेंस इन कैल्शियम क्लोराइड इज ट्वाइस दैट ऑफ NaCl, ट्वाइस। तो कैल्शियम क्लोराइड में जो इंटरआयनिक डिस्टेंस है दैट्स ट्वाइस। मान लीजिए NaCl में जो इंटरआयनिक डिस्टेंस आ रहा है दैट्स x। तो अगर इंटरआयनिक डिस्टेंस x है, यहां पे इंटरआयनिक डिस्टेंस का वैल्यू कितना आएगा, 2x, मतलब R पॉजिटिव R नेगेटिव का वैल्यू x है, यहां पे R पॉजिटिव R नेगेटिव का वैल्यू 2x है, ठीक है ना। तो यहां पे क्या लिखेंगे, लाइट्स एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू Z पॉजिटिव इंटू Z नेगेटिव डिवाइड बाय R पॉजिटिव प्लस R नेगेटिव, जिसको आप एक साथ R लिख सकते हो। जरा बोलिए किसमें क्या क्या आ जाएगा।
रेशो निकालिए, जरा निकालिए जल्दी जल्दी। लेट्स एनर्जी किस में निकालनी है, जरा NaCl में निकालिए। NaCl में अगर मैंने लेट्स एनर्जी निकालनी, कितना आएगा, Z पॉजिटिव Z नेगेटिव, 1:1, क्या हो गया 1 डिवाइडेड बाय, चलो x रखा है मैंने कुछ, 1/x। जरा लेट्स एनर्जी निकालिए किस में, CaCl2 में, किसके बराबर आएगा, Z पॉजिटिव Z नेगेटिव, 2 × 1 क्या हो गया 2 डिवाइडेड बाय, वहां पे जो इंटरआयनिक डिस्टेंस है दैट्स ट्वाइस दैट ऑफ NaCl, तो अगर यहां पे x है तो यहां पे ट्वाइस x आएगा, तो 2 कैंसिल हो गया, वो किसके बराबर आएगा 1/x, तो 1/x, तो दोनों की लेट्स एनर्जी सेम होगी, सो दैट मींस द रेशियो इज 1:1। ठीक है, आ जाएंगे। लेकिन आप इसको ऐसे थोड़ा जल्दी भी कर सकते थे ना, विदाउट गोइंग इनटू दिस एक्सप्रेशन, आप ऐसे कर सकते थे। अब मुझे बोलिए अगर साइज सेम होता, अगर आयनिक रेडियस सेम होते, मतलब ये x ट्वाइस x नहीं होता, अगर आयनिक रेडियस सेम होते तो फिर खाली चार्ज पे डिपेंडेंट था, यहां पे 1:1 1 आ जाता, यहां पे 2:1 2 आ जाता, मतलब कैल्शियम क्लोराइड में जो लेट्स एनर्जी होती वो ट्वाइस होती देन दैट ऑफ NaCl अगर आयनिक रेडियस सेम होता। तो अगर आयनिक रेडियस का साइज सेम होता ना, तब इसकी लेट्स एनर्जी ज्यादा होती, कितनी, ट्वाइस। लेकिन यहां पे इंटरआयनिक डिस्टेंस भी ट्वाइस है, तो चार्ज ट्वाइस होने से, चार्ज 2 होने से लेट्स एनर्जी 2 टाइम्स होगी, लेकिन इंटरआयनिक डिस्टेंस 2 टाइम्स होने से लेट्स एनर्जी हाफ होगी, तो ये भी चार्ज भी इंक्रीज हो रहा है 2 टाइम्स, इंटरआयनिक डिस्टेंस भी 2 टाइम्स, तो एक दूसरे को बैलेंस करें, जिसकी वजह से दोनों में जो लेट्स एनर्जी का वैल्यू जो आ रहा है वो सेम आ रहा है। ठीक है, तो ये 2 एग्जांपल्स हमने की अबाउट लेट्स एनर्जी। तो मुझे लगता है अगर ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे तो आप इनको कर सकते हो। अब आज के इस लास्ट क्लास में, इस क्लास में लास्ट पे हम क्या करेंगे, हम करेंगे कुछ एप्लीकेशंस देंगे अबाउट लेट्स एनर्जी। तो लेट्स एनर्जी एक आयनिक कंपाउंड की जितनी ज्यादा होगी, उससे उस आयनिक कंपाउंड्स की किन किन प्रॉपर्टीज का वैल्यू चेंज होगा, क्या ज्यादा होगा क्या कम होगा। तो आज के एंड पे हम कर लेते हैं एप्लीकेशंस ऑफ लेट्स एनर्जी। जरा क्या क्या, एक तो जरा मुझे बोलिए स्टेबिलिटी, किनकी, आयनिक कंपाउंड्स की, स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है ना। तो स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स कब ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स और लेट्स एनर्जी में क्या लग रहा है, लेट्स एनर्जी हो गया अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड जब वो आयनिक कंपाउंड का 1 मोल सॉलिड बनेगा, तो जितनी एनर्जी रिलीज ज्यादा होगी आयनिक कंपाउंड उतना ज्यादा स्टेबल होगा। तो आयनिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी तब ज्यादा होगी जब लेट्स एनर्जी भी ज्यादा होगी, सही है ना। तो जिस आयनिक कंपाउंड में लेट्स एनर्जी ज्यादा होगी मतलब ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई है, मतलब उस आयनिक कंपाउंड की एनर्जी कम है, पोटेंशियल एनर्जी कम है, मतलब वो ज्यादा स्टेबल है, ठीक है ना। तो अगर कभी लिखना होगा कि इन आयनिक कंपाउंड्स में से कौन सा आयनिक कंपाउंड स्टेबल है, तो जिसमें लेट्स एनर्जी ज्यादा नेगेटिव होगी, ज्यादा नेगेटिव होगी, ठीक। सेकेंड, जरा मुझे बोलिए लेट्स एनर्जी जितनी ज्यादा होगी उस आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा कि कम होगा, ये आप खुद ही बोलिए। लेट्स एनर्जी कब ज्यादा होती है, जब आयन्स नजदीक होते हैं, उनके बीच में अट्रैक्शन ज्यादा होगी, मतलब आयनिक बॉन्ड स्ट्रांग है। तो अगर आपने उस आयनिक कंपाउंड को मेल्ट करना है तो लेट्स एनर्जी ज्यादा, मतलब वो बॉन्ड स्ट्रांग है, वो काफी ज्यादा स्टेबल है, तो उसको मेल्ट करने के लिए आपको हीट ज्यादा देनी पड़ेगी। तो लेट्स एनर्जी अगर ज्यादा है तो उस आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, ठीक है। तो थर्ड है हमारे पास हार्डनेस। लेट्स एनर्जी जितनी ज्यादा होगी उतना मुझे बोलिए उस आयनिक कंपाउंड की जो हार्डनेस है वो ज्यादा होगी कि कम, ऑब्वियसली ज्यादा होगी, बिकॉज लेट्स एनर्जी ज्यादा, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, तो उतना वो आयनिक कंपाउंड काफी ज्यादा हार्ड होगा। अब आयनिक कंपाउंड्स हार्ड होते हैं, साथ साथ ब्रिटल भी होते हैं, वो तो पता है। द हार्डेस्ट सब्सटेंस इज डायमंड, तो डायमंड की जो हार्डनेस है, हार्डनेस इज मेजर्ड इन मोज स्केल, ये नहीं पढ़ना वैसे, फिर भी अगर याद रखोगे मोज स्केल, तो डायमंड की जो हार्डनेस है ना वो इस स्केल पे सबसे ज्यादा है। डायमंड की जो हार्डनेस है दैट्स 10 मोज, MOHs। और सबसे जो सॉफ्टेस्ट सब्सटेंस है मिनरल्स के लिए हम यूज करते हैं दैट इज टैल्क, उसकी जो हार्डनेस है दैट्स 1 मोज,
ठीक है ना, बाकी सबके सब इसके बीच में आ जाएंगे। तो अगर आपको किसी मिनरल, किसी सॉलिड में हमने हार्डनेस निकालनी है, उसके लिए स्केल है जिसको मोज स्केल बोलते हैं। डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस, उसका वैल्यू 10 मोज है। टैल्क इज द सॉफ्टेस्ट मिनरल, सॉफ्टेस्ट सब्सटेंस, जिसका वैल्यू 1 मोज है। बाकी इन बिटवीन आ जाएंगे। तो मैं कह रहा हूं ये जो आयनिक कंपाउंड्स है ये भी काफी ज्यादा हार्ड होते हैं। अब साथ साथ ब्रिटल होते हैं, इनमें वो चूर चूर होता है, ठीक है, वो आगे डिस्कस करेंगे। तो फिर कुछ बच्चे सवाल पूछते हैं, अगर आयनिक बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है, फिर कोई आयनिक कंपाउंड सबसे हार्ड होना चाहिए, देन व्हाई डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस। वो बाद की बात है, वो हम डिस्कस करेंगे, बिकॉज इसमें 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, वो बाद में हम करेंगे। लेकिन फिलहाल लैटिस एनर्जी जितनी ज्यादा होगी, उस आयनिक कंपाउंड में हार्डनेस भी उतनी ज्यादा होगी, ये भी याद रखें। हार्डेस्ट सब्सटेंस डायमंड 10 मोज, टैल्क 1 मोज। वैसे नील्स जो होते हैं ना, इनका जो हार्डनेस का वैल्यू होता है वो तो 2.5 मोज, 2.5 मोज। चलो 4 जो है हमारे पास, दैट इज वाटर सॉल्युबिलिटी। मुझे बोलिए, लेट्स एनर्जी जितनी ज्यादा होगी, उस कंपाउंड की वाटर सॉल्युबिलिटी उतनी कम होगी कि ज्यादा होगी? कहीं पे पढ़ा है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स में? पढ़ा होगा जिन्होंने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ा है। तो लेट्स एनर्जी जितनी ज्यादा होगी, वाटर सॉल्युबिलिटी कम होगी। जब आप आयनिक कंपाउंड्स की वाटर सॉल्युबिलिटी की बात करते हो, वहां पे 2 एनर्जीज इन्वॉल्व होती है। वन इज द लेट्स एनर्जी, सेकंड इज द हाइड्रेशन एनर्जी। वो आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं तो मैं ही पढ़ा देता हूं आगे। तो लेट्स एनर्जी अगर ज्यादा होगी, मतलब लेट्स काफी ज्यादा स्टेबल है, आयनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर स्टेबल है, वो कहां अलग अलग होगा। लेकिन अगर हाइड्रेशन एनर्जी या सॉल्वेशन एनर्जी ज्यादा है, तो वो आयनिक कंपाउंड सॉल्युबल होते हैं। मतलब अगर हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है तो आयनिक कंपाउंड इज सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल। अगर लेट्स एनर्जी ज्यादा है तो दैट्स वाटर इनसॉल्युबल। तो इसीलिए मैंने लिख के रखा, जितना एक आयनिक कंपाउंड की लेट्स एनर्जी ज्यादा होगी, उसकी वाटर सॉल्युबिलिटी उतनी कम होगी। तो मैंने कुछ क्वालिटेटिव स्टेटमेंट्स दिए इन एप्लीकेशंस ऑफ लेट्स एनर्जी। तो लेट्स एनर्जी ज्यादा, स्टेबिलिटी ज्यादा, लेट्स एनर्जी ज्यादा, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा, हार्डनेस ज्यादा और वाटर सॉल्युबिलिटी कम। ठीक है, चलो आज के इस क्लास में आज हम बस इतना ही करेंगे। तो आज की क्लास में हमने लेट्स एनर्जी पढ़ा, उसका स्टेटमेंट दिया, 2 ही फैक्टर्स हमने डिस्कस किए, चार्ज एंड साइज, फिर कुछ ऑर्डर्स दिए, 1-2 क्वेश्चंस भी रखे और लास्ट पे कुछ एप्लीकेशंस दिए। ठीक है, तो आज बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में जो हमारा टॉपिक है वो है पोलराइजेशन, मतलब एक आयनिक बॉन्ड में कितना कोवैलेंट कैरेक्टर होगा, मतलब या एक आयनिक बॉन्ड में कब कोवैलेंट कैरेक्टर परसेंटेज इंक्रीज होती है। कुछ फ्रेजन्स रूल्स पढ़ने बहुत इंपॉर्टेंट है, हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, चलो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।